अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 20 सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे कि 20 सेंचुरी में इंग्लिश पोइट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई, उसकी खसूसियात क्या थी और कौन कौन सी फेजेस थी और कौन कौन से थीम्स थे जो की रोल अदा करते हैं, उन तमाम को आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे 20 सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज़ है, सेकंड फेज़ को डिस्कस करेंगे, थर्ड फेज़ है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, डिवर्स वैरायटी ऑफ थीम्स, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें रियलिज़म है, लव है, पेसिमिज़म है, रोमांटिक एलिमेंट्स हैं, नेचर है, ह्यूमैनिटेरियंस एंड डेमोक्रेटिक नोट है, रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म है। इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। डिक्शन एंड स्टाइल आल्सो विल डिस्कस इन दिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि 20 सेंचुरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइटर्स थे जो बड़े फेमस थे अपनी राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं, द 20 सेंचुरी वाज लाइक नो टाइम पीरियड बिफोर इट। आइंस्टाइन, डार्विन, फ्रॉइड and Marx were just some of the thinkers who profoundly changed the Western culture. These changes took distinct shape in the literature of 20th century. मतलब ये कुछ फेमस नेम्स हैं जो फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे और जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर को चेंज करने की कोशिश की और इन्होंने डिफरेंट थीरीज़ को पेश किया। मार्क्सिज्म है, उसके बाद डार्विन है, आइंस्टाइन की थ्योरी है, इसी तरह और डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनको रिप्रेजेंट किया अपने इस पीरियड में। मॉडर्निज्म, अ मूवमेंट दैट वाज रेडिकल ब्रेक फ्रॉम 19th सेंचुरी विक्टोरियनिज्म led to post-modernism which emphasized self-consciousness and pop art. While 20th century literature is a diverse field covering a variety of genres, there are common characteristics that change literature forever. मतलब ये मॉडर्न पीरियड था, इसमें बहुत सारे ब्रेक्स हुए, बहुत सारी चेंजिंग आई। विक्टोरियन पीरियड से ये पीरियड शिफ्ट हुआ था मॉडर्निज्म से और उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजिंग आई, राइटर्स के हवाले से, थिंकर्स के हवाले से, एज वेल एज अब मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ जाना था। तो इसी तरह इसमें डिफरेंट चीज़ें आई थी जिनको डिस्कस किया गया। उनको उसके बाद 20 सेंचुरी में जो इंग्लिश पोइट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे इमर्ज हुई। द 20 सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री इमर्ज इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20 सेंचुरी थ्रू वेरियस स्कूल्स, स्टाइल्स एंड इन्फ्लुएंसेस। मतलब डिफरेंट स्कूल, स्टाइल्स और इन्फ्लुएंसेस के थ्रू 20 सेंचुरी का इमर्ज और इसमें डिफरेंट फेजेस को डिस्कस किया गया। मतलब कितनी फेजेस में इसकी डेवलपमेंट हुई। फेज मतलब पीरियड है। द फर्स्ट फेज ऑफ द मूवमेंट, द स्कूल ऑफ इमेजिज्म, द स्टाइल ऑफ फ्रेंच सिंबलिस्ट पोइट्री, इन्फ्लुएंसेस ऑफ नॉम एंड द डोमिनेंस ऑफ वार पोइट्री, दीज वर ऑल डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ मॉडर्निज्म इन इंग्लिश पोइट्री। मतलब फर्स्ट देखें तो इमेजिज्म को देखा गया, मतलब स्टाइल क्या था, डिक्शन क्या थी, फ्रेंच सिंबलिस्ट पोइट्री का इन्फ्लुएंस हुआ और वार पोइट्री को भी डिस्कस किया गया और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखा गया इसमें। उसके बाद सेकंड फेज है। सेकंड फेज में जो पीरियड था 1917 से 1929 का था। ड्यूरिंग द फ्लोरिंग ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री बिटवीन 1970 and 1929, the second phase of the movement, all these initial manifestations of modernism combined to find a full nature expression in the poetry. T.S. Eliot था इसमें, Edith Stilwell है and later years most notable, मतलब इस पीरियड के जो मोस्ट फेमस राइटर्स थे या पोइट्स थे और उनकी जो राइटिंग ने डिफरेंट चीज़ों को प्रोमिनेंट किया। T.S. Eliot और जो वो मोस्ट फेमस पोएम थी द वेस्टलैंड, एज वेल एज यीट्स था, रॉबर्ट्स, डेंसिस, मतलब ये डिफरेंट राइटर्स थे जिन्होंने इस पीरियड में, इस दौर में इंग्लिश पोइट्री पर। उसके बाद थर्ड फेज है। थर्ड फेज में मतलब फाइनल फेज थी इस पीरियड की और इसके बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होना था, तो इसीलिए इसमें जो कुछ प्रोमिनेंट जो राइटर्स थे, अर्डन था, लुइस
मैकनाइज था, डे लिविस है, स्टीफन स्पेंडर था, ये डिफरेंट राइटर्स थे जिनकी वजह से पोइट्री में बहुत ज़्यादा निखार आया, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई और पोइट्री को एक न्यू मतलब फेमस मिली, न्यू क्राइटेरिया मिला। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खसूसियत क्या है उसको देखते हैं। One of the few who was intellectually calm and logical when he decided to take his own life. His suicide notes that the purpose of this note is to make unmistakably clear that intent to commit suicide by taking an overdose of drugs without the knowledge or aid of any other person. मतलब उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन को डिस्कस किया गया कि मतलब उन किस राइटर की बात की गई तो उसने कमिट किया, सुसाइड किया। Why they commit suicide? Because they have no idea about overdose of drugs without the knowledge. मतलब उन्होंने knowledge मतलब information नहीं थी कितनी डोज लेनी है और क्या करना है। ओवरडोज हो गए थे, ड्रग्स लिया था और मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग दिस कि मे बी वी कांट सर्वाइव इन नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ। उसके बाद ही टुक एन ओवरडोज ऑफ barbiturates and alcohol. One of the world's foremost and anti-communist intellectual, Koestler did not want to become an invalid in old age as he was suffering from Parkinson's and cancers. ये भी यहाँ एक और राइटर्स की बात हुई है कि उसने भी इस किस्म की अल्कोहल, मतलब जितने भी राइटर्स थे वो डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह लेते थे because they think that it is give us some pleasure in his life. Diverse variety of themes, जिसमें different themes थे जो इंस्पायर करते थे, जिसमें मॉडर्न पोइट्स के हवाले से मतलब उन्होंने कैसे कंपोज किया चीज़ों को, कैसे लिखा और कैसे चीज़ों को डिपिक्ट करने की कोशिश की। उनके मुताबिक द होल यूनिवर्स द मॉडर्न पोइट्स कंपोजिशन, ही राइट्स ऑन द थीम्स ऑफ रियल लाइफ, द सॉन्ग्स ऑफ ट्रेन बाय जॉन डेविडसन, गुड स्ट्रेन ऑफ नाइट बाय एशले, मशीन्स गन्स बाय रिचर्ड एल्डिंगटन, लिसनर बाय वाल्टर। मतलब उनके मुताबिक ये था कि उनकी लाइफ में ही, उनके पीरियड में ही पोइट्री में निखार आया, उनके पीरियड में ही पोइट्री कंपोज हुई, लिखी गई, उनका पीरियड ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो मेन थीम था, फर्स्ट थीम था रियलिज्म, रियलिटी, मतलब रियलिटी क्या है, रियल चीज़ों को डिपिक्ट किया गया और पोइट्री में रियल चीज़ों को शो करवाया गया। मतलब एक्चुअल में हमारी सोसाइटी की रियलिटी क्या है, हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए। मतलब राइटर्स ने तमाम चीज़ों को रियलिटी बेस पे रियल पिक्चर दी सोसाइटी की, हमारे एनवायरनमेंट की, लोगों की और हमारी सराउंडिंग की। मतलब मॉडर्न पोइट्स सीज लाइफ एंड पेट इट एज इट्स विद ऑल इट्स अगलीनेस, और इस तरह जिस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एडमंड ब्लैंडन एंड गिब्सन और मतलब इम्पोर्टेंट पोइट्स थे। उसके बाद लव इज़ आल्सो थीम ऑफ दिस पीरियड। मतलब जितने भी राइटर्स थे जो भी पोइट्री लिख रहे थे वो इसको मेन थीम बनाते थे। लव इज़ अ पार्ट ऑफ देयर राइटिंग एंड पोइट्री। पेसिमिज्म, पेसिमिस्ट थे, मतलब डिसइल्यूजन थे और पिटीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ट्रेजेडी, सफरिंग, तो लोग ज़्यादा परेशान थे, उनकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़, ग्लोमी थी, सैडनेस थी, कोई ऑप्टिमिज्म नहीं था, उनमें कोई निखार नहीं नज़र आ रहा था। और ऐसी चीज़ों को वो लिखते थे कि इंसान फेड अप हो गया इस दुनिया से, इस सेंचुरी से, और ही वांट टू लीव दिस वर्ल्ड, मतलब वो चाहता है इंसान के ये दुनिया छोड़ दे। मतलब इस तरह की राइटिंग डिपिक्ट की। उसके बाद टी हार्डी, हेक्सली एंड टी एस इलियट्स, उन्होंने भी डिफरेंट वर्क्स लिखे, पेसिमिज्म एंड डिसइल्यूजनमेंट इन मॉडर्न पोइट्री। मतलब मॉडर्न पोइट्री में रियलिटी को बेस बनाया गया, रियल पिक्चर प्रेजेंट किया गया। उसके बाद रोमांटिक एलिमेंट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पीरियड।
रियलिज्म था, मॉडर्न पोइट्री थी, रोमांटिक पोइट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ देयर पीरियड, लाइक यीट्स था, थॉमस मैसीफील्ड था, और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा पोइट्स थे जो उन्होंने रोमांटिक वे में अपनी राइटिंग डिपिक्ट की। और सुपर नेचुरलिज्म को डिस्कस किया, फेरीज, टेल्स, गोस्ट, मतलब इस तरह की कहानियों को डिस्कस किया और अपनी लाइफ को डिपिक्ट करने की कोशिश की। मतलब इंसान भी चाहता है उनकी लाइफ भी लाइक अ सुपर नेचुरलिज्म पे बेस करें, उसमें मतलब सुपर पावर हो और वो तमाम चीज़ों का मुकाबला करे। गोस्ट, फेरीज मेन डिस्कशन की। नेचर इज़ आल्सो मेन थीम, मेन element of this poetry of the modern period. Nature is not a mystic, he does not find spiritual meaning in nature, if he jolly at the sight of nature's loveliness। मतलब जो राइटर्स लिखते थे वो नेचर्स को लवलीनेस मतलब एक अच्छा कंसीडर करते थे और रियल पिक्चर देते थे, पिक्चर ऑफ बर्ड्स, क्लाउड्स, लैंडस्केप, सी एंड कंट्री साइड इन पोइट्री। मतलब जो भी पोएम लिखते थे उनमें इन तमाम चीज़ों का टच देते थे, क्लाउड्स है, लैंडस्केप है, सी एंड कंट्री साइड, ऑल द थिंग्स विल बी देयर। उसके बाद नेक्स्ट ह्यूमैनिटेरियंस एंड डेमोक्रेटिक नोट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्न पोइट्री। इसमें कुछ फेमस पोइट्स थे, वो लेबर्स के बारे में लिखते थे, वर्कर्स के बारे में लिखते थे, डेमोक्रेटिक लाइफ के बारे में लिखते थे। और जिस तरह वर्ड्सवर्थ है, इसने नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा, लेबर्स के बारे में लिखा, कॉमन मैन के बारे में लिखा और इसी तरह बहुत सारी राइटिंग डिपिक्ट की। उसी तरह उसने इंसान की स्ट्रगलनेस, मतलब इंसान क्या स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में और उनको क्या सफरिंग होती है, कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना, ये तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दिस। मतलब जितने भी राइटर्स थे या जितने भी लोग लिखते हैं उनका जो मेन पर्पस होता है वो रियलिटी को बेस बनाना और रियल चीज़ों को शो करना। और जितने भी पोएट्स या राइटर्स होते हैं वो रिलीजन का लाजमी टच देते हैं। तो मॉडर्न पोइट्री की बात करें तो मॉडर्न पोइट्री में रिलीजन इज़ अ मेन पार्ट ऑफ दिस, मतलब मेन पार्ट था इसमें, और जो अपनी पोइट्री को अलाइव रखते थे। और मिस्टिसिज्म और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको वो शो करवाते थे ताकि उनकी राइटिंग को पढ़ा जा सके। डिक्शन एंड स्टाइल, उनका स्टाइल क्या था, मतलब किस तरह लिखते थे, वो ज़्यादा प्रेफर करते थे सिंपल एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन। मतलब वो सिंपल चीज़ों को बेस बनाते थे, सिंपल सेंटेंसेस लेते थे, जो वर्स या रिदम है वो ऐसा लिखते थे ताकि लोगों को समझ में आए, लोग इसको समझें। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ